तो हम लोग देख रहे हैं जो प्रीवियस लेक्चर था वो था डायपोल मोमेंट पे, उसमें कुछ एक्सेप्शनल देखे थे। एक एक्सेप्शनल और आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा sp3d ज्योमेट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब बातें। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होता क्या है भाई, याद है किसी को? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल ये होता है, जिसको मैं शॉर्ट में टीबीपी कर देता, बोल देता था ना, टीबीपी। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन इससे बनते हैं ना भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना। बीच में सेंट्रल एटम, और एक ऊपर हो सकता है। हेलो सर। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? माइक म्यूट करके रखो बच्चा, खुद तकलीफ में दूसरे को भी तकलीफ दे दोगे आप। तो बीच में सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, बाकी बॉन्ड थे 120 पे। कुछ इस टाइप का ज्योमेट्री बनता है ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में। बॉन्ड एंगल कितने टाइप के थे ये सब तो स्टार्टिंग बता चुके हैं हम। बॉन्ड एंगल होते हैं 2 टाइप के, एक 120 का बॉन्ड एंगल बनता है, और एक जो टाइप है वो कौन सा है, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। कितने कितने बॉन्ड एंगल बनते हैं, 120 और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल। तो ये पहला था ट्राइगोनल 120 बॉन्ड एंगल, ऊपर से एक पिरामिडल, पीछे से एक और जाएगा तो बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर कैसा था, बाइपैरामिडल, यही था ना। पहले ट्राइगोनल, तो 120 120 120, तो स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। तो ये ट्राइगोनल है, 120 120 120 का बॉन्ड एंगल, एक पिरामिड ऊपर तो मोनोपिरामिडल, एक पीछे यहाँ से तो बाइपैरामिडल। तो यहाँ पे 2 टाइप का बॉन्ड होता है। ये जो 120 है, ये जो बॉन्ड होता है इसका नाम होता है एक्सियल बॉन्ड। 120 वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सॉरी इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो एक्सिस के तरफ ऊपर लगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड। तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो ये पूरे तीनों 120 वाले इक्वेटोरियल, इसके ऊपर जो एक्सिस की तरह दिख रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं एक्सियल। कितने टाइप के बॉन्ड एंगल हैं, 2 टाइप के, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो 2 बातें नोट करना भाई। ये तो पहला पॉइंट क्लियर है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल यहां नोट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट 120 एंड 90, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट करना है तो फर्स्ट पॉइंट कर लो। टीबीपी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। कौन कौन सा बॉन्ड एंगल है बच्चा, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। पहला पॉइंट नोट करो, सेकंड पॉइंट नोट करो, जल्दी से फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन करो। टीबीपी स्ट्रक्चर कंटेन 2 टाइप बॉन्ड। टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पहला बॉन्ड एंगल का भी बॉन्ड, जिसमें फर्स्ट है एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड,
बी इक्वेटोरियल बॉन्ड। फर्स्ट आपका एक्सियल बॉन्ड, बी आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये है आपका एक्सियल बॉन्ड, जो एक्सिस की तरह ऊपर दिख रहा है वो एक्सियल बॉन्ड, और जो 120 डिग्री पे है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऐसा नोट कर लो। तो एक्सियल बॉन्ड कौन सा भाई? 90 डिग्री वाला। 120 डिग्री वाला कौन सा है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। नोट डाउन कर लो, समझने के लिए 90 120 लिखे हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी नेमिंग कर लेना बॉन्ड का, एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड। थर्ड पॉइंट नोट डाउन करो, फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा होगा, मतलब हाई होगा किसके? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के। इस बात को अभी नहीं समझ में आएगा, पहले नोट डाउन करो, समझाते हैं। तो द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है 120 वाला। अब ये रहा एक्सियल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का सेंटर ये होगा, तो यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड है ना भाई, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का सेंटर यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। जैसे इस बॉन्ड का ये सेंटर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं मैं? ये बॉन्ड है, इस तरह से अगर ले लो तो यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे सेंटर पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ऊपर से एक दिया। तो यहाँ पे भी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? तो बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन है। हेलो सर। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। हाँ, बात ये है कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है भाई? बॉन्ड एंगल दोनों के बीच कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। तो बेटा माइक, टीवी, टॉयज। तो ये था भैया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों के बीच क्या होगा भाई? रिपल्सन होगा। अब बॉन्ड का लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, बॉन्ड का लेंथ अगर हम बढ़ा दें तब क्या होगा भाई? अब वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? यहाँ पे इस बॉन्ड का सेंटर ये होगा जो पहले यहाँ होता था, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो बताओ रिलेशन, वो रिपल्सन जो है उतना ज्यादा रहेगा क्या? नहीं सर। जब बॉन्ड छोटा था तो यहाँ पे डिस्टेंस कम था, तो रिपल्सन ज्यादा। बॉन्ड बड़ा कर दिया, एक्सियल बॉन्ड को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ भाई? ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आया सेंटर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो गया? मिनिमाइज। तो इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, पहले तो सब एक जैसे ही बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हुआ। उस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड का लेंथ बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सियल बॉन्ड का साइज ज्यादा होता है, मतलब लेंथ ज्यादा होता है किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड से। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने बोला एक्सियल का ही बढ़ा, इक्वेटोरियल का क्यों नहीं बढ़ा? अगर ये यहाँ आ जाता तो भी तो हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो जाता कम। कई लोगों का ये डाउट होगा, क्लियर है? पहले ये मुझे बताओ, एक्सियल का लेंथ बढ़ा क्यों, ये क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये रिपल्सन, यहाँ का डिस्टेंस कम है, बॉन्ड बढ़ गया तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन हो जाएगा मिनिमाइज। इसी कारण एक्सियल का लेंथ ज्यादा है। अब हम कह रहे हैं, या कई लोगों का डाउट हो सकता है, सर इसका बॉन्ड एक्सियल का ही लेंथ क्यों बढ़ाए, आप इसका भी बढ़ाओ ना।
तो भी तो वही बात होगा। तो बता, अगर इसका मैं बढ़ा दूंगा तो पूरी तरह से क्लियर हो, पूरी तरह से रिपल्सन मिनिमाइज हो सकता है? नो सर। बोलो जल्दी, क्यों नहीं हो नहीं सकता? बताओ फिर, सर क्योंकि वो क्यों नहीं बाकी हो के सकता? बाकी के हाँ, बाकी के 2 के तो बच्चे हैं ना भाई। यहाँ पे मुझे तीनों के लेंथ बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे किसके बताने पड़ेंगे? तीनों के लेंथ बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये क्लियर होगा। तो भैया एक काम को 3 बार करने से अच्छा एक बार जो दिक्कत वाली बात है उसी को हटा दो, ठीक हाँ है ना? सर। तो क्लियर है। तो यहाँ पे एक्सियल का लेंथ बड़ा होता है, एक्सियल बॉन्ड का लेंथ हाई होगा किससे? इक्वेटोरियल से। रीजन क्या है? ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या बोलोगे? सिर्फ बॉन्ड पेयर, ना कि लोन पेयर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। नोट डाउन करो बच्चा लोग। तो 4th पॉइंट है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ of equatorial bond is greater than axial bond। क्योंकि सिंपल सा लॉजिकली बात है भाई, अगर ये लकड़ी है, अगर ये लकड़ी है, ये छोटा बॉन्ड और बड़ा लकड़ी मतलब बड़ा बॉन्ड, तो बताओ किसको जल्दी तोड़ना आसान होगा? बड़े लकड़ी के टुकड़े को या छोटे को? बड़े। बड़ा वाला लकड़ी का मान लो इतना बड़ा पतला, तो उसका एक बार ऐसा झटका दोगे तो झटके में भी टूट सकता है, टूट सकता है ना भाई? लकड़ी बड़ा है, बांस ले लो बड़ा सा और पतला सा ले लो, उसको कस के झटका दो तो टूट सकता है। लेकिन वही बांस छोटा सा ले लो और उसको कितना भी झटक लो, जल्दी से टूटेगा क्या? इतना छोटा बांस लेके इतने ही छोटा और ऐसे झटकोगे तो टूटेगा क्या? तो कॉमन सेंस है भाई, बॉन्ड का लेंथ जितना बड़ा होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्लियर है सभी को? तो अब इसी से एक क्वेश्चन बनता है जो आपको 12th में मिलेगा पी ब्लॉक में। PCl5 जो है थर्मली अनस्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे जैसे इस पे हीट करोगे तो टूट जाएगा PCl3 और बना लेगा Cl2। तो PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d3। PCl5 में हाइब्रिडेशन क्या है बच्चा? sp3d3, सॉरी d3 बोल दिया गलती से, d। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। यही होता है ना PCl में, PCl5 में। तो अब बताओ भाई क्यों ऐसा हुआ होगा? बोलो जल्दी। क्योंकि एक्सियल बॉन्ड चाहता है। वेरी गुड। एक्सियल बॉन्ड साइज में बड़ा है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा भाई? एक्सियल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एक्सियल बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और बना लेता है क्या है? PCl3 प्लस Cl2। तो समझ में आया? जितने भी आपके ट्राइगोनल बाइपैरामिडल कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं। क्यों? एक्सियल बॉन्ड का लेंथ बड़ा है, जैसे हीट करोगे तो एक्सियल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूटने लग जाएगा, बिखरने लगेगा। तो क्वेश्चन या स्टेटमेंट नोट कर लो, एक क्वेश्चन ही नोट कर लो जिसका आंसर तुमको खुद बनाना है। क्वेश्चन नोट करना, why PCl5 molecules is unstable on high temperature? Why PCl5 molecules unstable on high temperature? Why PCl5 molecules unstable on high temperature?
एक्सप्लेन विथ सुटेबल रीजन। तो क्या तो एक्सप्लेनेशन में बच्चा लोग बताओ। PCl 5 molecules, the phosphorus of PCl 5 molecules is sp3 dehybridized. The phosphorus of PCl 5 molecules is sp3 dehybridized. Hence structure is trigonal bipyramidal. Due to trigonal bipyramidal structure, axial Cl dissociated, axial bond of PCl करना, axial bond किसका? PCl is dissociated कब? हाई टेम्परेचर पर। क्यों? The axial bond of PCl5 is dissociated high temperature पे। क्यों डिसोसिएट होगा बच्चा? सर क्योंकि लेंथ बड़ी है एक्सियल। हाँ, because bond length of axial PCl5 is greater than equatorial PCl। तो ये एक्सप्लेनेशन देना है अपने वर्ड में, ठीक है ना? मैंने समझा दिया, फिर से बता रहा हूँ। फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हैंस स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। उसका पुलिस ऑफर नया लाइन कर लेना। एक्सियल बॉन्ड ऑफ PCl इजली डिसोसिएटेड या फिर डिसोसिएटेड कब? हाई टेम्परेचर ऑन या फिर ऑन हीटिंग। बिकॉज PCl एक्सियल PCl बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल PCl। बस इतना छोटा सा स्टेटमेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 12th में P ब्लॉक में। तो ये था भैया आपका कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में कुछ बातें क्लियर है सभी को? सभी पॉइंट? किसी को कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ? नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो। फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ नोट करने से पहले मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ। क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई? देखते हैं कितने लोग करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या? लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट द। इनकरेक्ट भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है। देखते हैं कितने लोगों का किस्मत साथ देता है, क्योंकि इसके लिए कुछ जानना जरूरी है। अब वो हमने भी बताया नहीं है। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। फर्स्ट कर लेता हूँ, PCl3F2। ऑप्शन दे रहे हैं हम ना, PCl2F3। और यही जो क्वेश्चन है डायपोल के टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है।
एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे, Cl Cl Cl, क्लोरीन ऊपर तो फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन Cl Cl फ्लोरीन Cl, ये सब कंडीशन ठीक है। यहाँ पे Cl ऊपर Cl नीचे, Cl Cl फ्लोरीन फ्लोरीन, सभी स्ट्रक्चर अलग है ना भाई, समझ में आ गया होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ अलग है। सब में स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल है, लेकिन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में कौन ज्यादा करेक्ट होगा वो मुझे बता देना भाई। चलो जय माता दी कर लो, देखते हैं किसका लग सही लगता है। फर्स्ट वाले में आंसर होगा एक, अधिकतर लोग ने यही दे रखा था। सेकेंड में कौन सा होगा, कौन सा बोलो, चलो बताओ। बी ऑप्शन सही है, बी आंसर। याद रखना ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में यही फिफ्थ पॉइंट बनता। यहाँ पे Cl और F में क्या डिफरेंस है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताओ। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्लोरीन। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, more electronegative atom present at axial location. According to Bend's rule, more electronegative atom present axial location of TBP, trigonal bipyramidal structure. तो क्लियर है यहाँ पे, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सब डायगोनल बाइपैरामिडल है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो दोनों एक्सियल पे। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो तीनों कहाँ पे होंगे भाई? 3 पॉसिबिलिटी तो है नहीं, 2 पॉसिबिलिटी है एक्सियल का, इसलिए 2 ऊपर और एक इक्वेटोरियल। ऐसा देखिए सर, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसमें डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हो, अगर सेकेंड वाले का ये स्ट्रक्चर लेते हो तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है? 0। बट ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो इसको बेंड्स ने बताया, ठीक है ना। तो TCl2H3 जो है कंपाउंड वो पोलार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है एक्सियल पे, ठीक है। तो ये याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना है। बेंड्स ने बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल लोकेशन पे रहेगा, किसमें? ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में। तो ये थ्योरी देखो पहले नहीं आता, पहले क्या देखा होगा, इसका ऑब्जर्वेशन किया गया डायपोल मोमेंट, तो देखा गया डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, बताओ? ए वाले स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 हो सकता है? नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। फास्फोरस एक इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, तो फास्फोरस अपनी जगह से हिलेगा क्या? फ्लोरीन है ना भाई, एक किस तरफ खींचा फ्लोरीन, एक इधर और एक इधर, तो फास्फोरस अपनी जगह से हिलेगा क्या? नो सर। क्लोरीन एक ऊपर खींच रहा है और एक नीचे, हिलेगा क्या अपनी जगह से? नो नहीं। सर। तो डायपोल मोमेंट क्या है? 0। बट इस स्थिति में यहाँ पे 2 क्लोरीन है, नीचे फास्फोरस है, तो दोनों का फोर्स अलग अलग है ना भाई, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यहाँ इसमें फास्फोरस इधर क्लोरीन खींच रहा है और इधर फ्लोरीन, तो चलो क्लोरीन का ताकत दोनों मिलके ज्यादा हो गया, तो ऊपर की ओर पुल होगा या नीचे की ओर जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, शिफ्टिंग होगा सेंट्रल एटम का, मतलब डायपोल मोमेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो डायपोल मोमेंट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये थ्योरी दिया गया। तो बेंड्स ने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रख देना है? एक्सियल लोकेशन पे। तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यही चीज को समझाने के लिए इतना सारा राम कहानी करना पड़ा।
ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग।